In the previous session, we discussed what is position, and then we discussed displacement and distance. In this session, we are going to discuss velocity. तो velocity की बात करें अगर कि velocity क्या है, तो पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं. अगर देखो क्या हुआ बच्चों, अगर सपोज करो कि एक व्हीकल है, इसमें दो दोस्त जो हैं वो खड़े हैं, ए एंड बी, और इनका एक तीसरा दोस्त जो है वो ऐसे ग्राउंड पे खड़ा है, सी. अब टाइम के साथ सपोज ये जो है आगे जाने लगा, जो है व्हीकल है वो आगे जाने लगा, तो सी क्या कहेगा, सी कहेगा कि ए का पोजीशन चेंज हो रहा आगे की तरफ, मतलब ए की कुछ मूवमेंट है तो हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी है, उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज होता हुआ दिख रहा है. इसी तरह सी बी को भी अगर देखेगा तो क्या बोलेगा कि बी का भी पोजीशन चेंज हो रहा है ना, आगे जा रहा है, तो पोजीशन चेंज होता हुआ दिखेगा. तो सी जो है बी को बोलेगा कि बी मूव कर रहा है. अब मूव कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है. वेलोसिटी है मतलब इसके पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है. जबकि ए जो है अगर बी को देखेगा तो ए कहेगा बी तो रेस्ट में है, बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि ए से जितनी दूर बी है वो टाइम के साथ बदल नहीं रहा पोजीशन, मतलब बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा. सिमिलर वे में बी अगर ए को बोलेगा तो बोलेगा बी जो है ए, बी क्या बोलेगा, ए क्या है, रेस्ट में है. क्यों? क्योंकि ए का पोजीशन जो बी के रिस्पेक्ट में है वो चेंज नहीं हो रहा, जो उनके बीच का गैप है, सेपरेशन, वो उतना ही बना हुआ है. तो इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी है. तो जिस रेट से उसका पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ हम लोग कह देते हैं वही उसकी वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो जिस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जिस रेट से चेंज हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वही उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है. ठीक है, तो हो सकता है कि सेम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी एक ऑब्जर्वर के लिए हो और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए नहीं हो. जैसे यहां पे ए जो है वो सी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो सी के लिए अगर कहा जाएगा तो ए की कुछ वेलोसिटी है, पोजीशन चेंज होने का कुछ रेट है टाइम के साथ. इसी तरह सी के लिए बी की भी कुछ वेलोसिटी है, बी की भी पोजीशन चेंज होने का कुछ रेट है टाइम के साथ. लेकिन बी का वेलोसिटी ए के लिए क्या है, जीरो है. तो देखो बी की वेलोसिटी सी के लिए है बट बी की वेलोसिटी ए के लिए जीरो है. तो इसका मतलब अगर पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के लिए बदल रहा है टाइम के साथ तब तो हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी कुछ पोजीशन चेंज होने का रेट है टाइम के साथ, वही उसकी कुछ वेलोसिटी हम लोग बोल देते हैं. अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है, मतलब रेट. तो वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी एक रिलेटिव टर्म हो गया. किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए बदल रहा है टाइम के साथ तो उस ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी होगी. लेकिन अगर सेम ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी एक ऐसे ऑब्जर्वर के लिए जो उसको देख रहा है नहीं बदल रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी जीरो होगा. ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है. तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस फ्रेम में बात कर रहे हैं. जैसे कार के फ्रेम में, व्हीकल के फ्रेम में ए की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, बी की वेलोसिटी क्या है, जीरो. बट ग्राउंड के फ्रेम में ए एंड बी दोनों की कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम में ए एंड बी दोनों का मूवमेंट हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है. क्लियर है बच्चों? तो यहां तक हम लोगों ने अभी ये सीखा कि वेलोसिटी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि वेलोसिटी जब भी हम बोलते हैं किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, मींस इट इज द रिलेटिव टर्म, राइट. अब देखो वेलोसिटी में जब बात होगी तो दो टाइप की वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं, डिफाइन करते हैं. एक हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है. और दूसरा हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी वन बाय वन करके दोनों को डिस्कस करेंगे। एवरेज वेलोसिटी जैसे नाम से ही लग रहा है किसी टाइम इंटरवल में बात हो रही है, एक एवरेज वैल्यू की बात हो रही है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक सपोज कोई एक लड़का है, बॉय है, वो ग्राउंड पे दौड़ता है, तो हो सकता है वो फास्ट रन कर रहा हो तो उसका पोजीशन टाइम के साथ बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, फिर वो स्लो हो जा रहा हो, फिर फास्ट हो जा रहा हो। लेकिन पूरे एक मोशन के दौरान हम एक एवरेज वैल्यू बता सकते हैं कि किस एवरेज वैल्यू के साथ उसका पोजीशन चेंज हुआ है। मतलब हम किसी टाइम इंटरवल में अगर बात कर रहे हैं तो हम एक एवरेज वैल्यू बता रहे हैं, एक एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे छोटे से ड्यूरेशन की बात करूं मैं। अब एक इंस्टेंट पे बात हो रही है तो पोजीशन तो चेंज किसी टाइम इंटरवल में होगा, मतलब उस इंस्टेंट के पास के बहुत छोटे से टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो में उसका पोजीशन किस रेट से बदल रहा है, वो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो वन बाय वन दोनों को डिस्कशन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट, तो इसको इरेज किया जाए। चलो, तो पहला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कैसे कर रहे हैं? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, है ना। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम वेलोसिटी बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताते हैं, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का? मीटर पर सेकेंड, है ना। 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े थे पहले। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जिस इंटरवल में हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी पहले हम लोग डिस्कस किए पहले के सेशन में, और लेट्स से ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जो है ये एक एवरेज वेलोसिटी। अब डेल्टा आर बाई डेल्टा आर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? वही होगा जो डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन है ना। पहले वेक्टर के रूल से हम लोग ये जानते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो इसको एक 2 डायमेंशनल मोशन में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल है, सपोज वो पॉइंट ए से मूव करता है और ये पाथ लेता हुआ पॉइंट बी पे पहुंचता है। दिस इज द पाथ टेकन। लेट्स से t इज इक्वल टू t1 टाइम पे यहां पे था एंड t इज इक्वल टू t2 टाइम पे यहां पे आ जाता है। लेट्स से जब ये यहां पे था तो इसका कोऑर्डिनेट था x1, y1, और जब ये यहां आया तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। अब मैं 2 डायमेंशनल मोशन के लिए बात कर रहा हूं, तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सपोज एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई नहीं चेंज होगा। वाई के लॉन्ग अगर मूव कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स नहीं चेंज होगा। तो एक जनरल हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन के लिए अगर बात करें, ऐसे पाथ में गया है तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हुआ है। अब अगर हम लोग कहें कि इस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ए एंड बी को ऐसे मिला दिया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर। राइट, तो अब डेल्टा आर को लिखें तो यहां पे क्या हो गया? अगर इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ये सब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे हैं, तो ये हम लोग कहेंगे ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, और जब ये बी पे पहुंचा है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। तो जो डेल्टा आर होगा, यहां से ट्रायंगल लॉ से भी देखो तो ये वेक्टर है, इसके हेड पे डेल्टा आर वेक्टर का टेल रखा हुआ है और पहले के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब जो आर फाइनल है वो हम लोग लिख सकते हैं आर इनिशियल प्लस डेल्टा आर। तो यहां से डेल्टा आर जो आता है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट वैसे भी हम लोग पहले के सेशन में पढ़े थे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब इसको अगर लिखा जाए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के टर्म्स में, तो आर इनिशियल क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। देख रहे हो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हमने लिया है,
तो ये वेक्टर जो होगा यहां तक x1 और ये यहां y1, ठीक है। ये हो जाएगा इनिशियल वेक्टर। फाइनल क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय बच्चों डेल्टा टी। तो इसको लिखा जा सकता है x2 i कैप वाले को साथ में ले लो तो x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी i कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा टी j कैप, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली क्या, डेल्टा x बाई डेल्टा टी i कैप प्लस डेल्टा y बाई डेल्टा टी j कैप। तो टू डायमेंशनल मोशन था, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अब ये ब्रेक हो गया डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग अपॉन टाइम प्लस डिस्प्लेसमेंट y के लॉन्ग टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग अपॉन टाइम है इसको हम लोग कहेंगे क्या, कि ये एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ठीक है ना बच्चों। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x अपॉन टाइम टेकन, उसी टाइम में, उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डेल्टा y हो रहा है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा t ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट कहेंगे कि y डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी ये है। तो क्या हो गया, y डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी मतलब y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर सोचो पार्टिकल केवल x एक्सिस के लॉन्ग मूव करता तो उस केस में डेल्टा y क्या होता, जीरो होता। तो जो भी एवरेज वेलोसिटी होती वो x के लॉन्ग वाली ही होती। केवल y एक्सिस के लॉन्ग मूव करता तो केवल ये होता, ये एवरेज वेलोसिटी लॉन्ग x जीरो होता। क्लियर है ना। तो टू डायमेंशनल मोशन में हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी लिखा तो एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट के सम के तौर पर लिख लिया। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसको ग्राफ से भी थोड़ा समझते हैं। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, कॉपी में लिख लो, लिख के करते हुए चलते आगे। तो अब इसको ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। चलो तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। तो अभी जो लास्ट में नीचे आया था लाइन, उसको मैं यहां पे एक बार फिर से लिख देता हूं टॉप पे। तो ये आया कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो था डिस्प्लेसमेंट नेट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और ये फाइनली ब्रेक हो गया x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट अलोंग x अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा टी जे कैप, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एंड अपॉन टाइम मतलब एवरेज वेलोसिटी अलोंग x, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y अपॉन टाइम डेल्टा टी मतलब उसी टाइम में एवरेज वेलोसिटी अलोंग y। तो ये एवरेज वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, x के लॉन्ग वाला कंपोनेंट ये बन गया एंड y के लॉन्ग वाला कंपोनेंट ये बन गया, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो इधर है तो एवरेज वेलोसिटी इधर है। अब एवरेज वेलोसिटी डेल्टा r के डायरेक्शन में तो उसका x कंपोनेंट डेल्टा x बाई डेल्टा टी और उसका y कंपोनेंट डेल्टा y बाई डेल्टा टी। अब देखो इसको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, ग्राफ से इसका कैसे निकालें। तो मैं एक सपोज, देखो इसको ध्यान से समझना सब लोग, आगे फिर ग्राफ में यूज होगा। अब देखो ये पार्टिकल A से B गया है, अब A से B गया तो क्या हो रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। सब लोग समझ रहे हैं इसको। तो अगर हम लोग टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हुआ उसको हम लोग प्लॉट करें, मतलब केवल x कोऑर्डिनेट देखो बदल दोनों रहे हैं, x भी बदल रहा है y भी बदल रहा है, तो टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है उसको सपोज एक ग्राफ बनाएं। तो लेट से कुछ अभी तो समझाना है, लेट से कुछ ग्राफ ऐसा बन गया। तो दिस इज द ग्राफ showing variation of x coordinate with time, ठीक है। तो अब t1 टाइम पे जो है, लेट से ये t1 टाइम पे वो जब a पे था तो उसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो लेट से ये वैल्यू x1 है। और जब ये t2 टाइम पे ये b पे पहुंचा है तो लेट से ये इसका x कोऑर्डिनेट x2 जो वहां पे है वो यहां पे अगर दिखाएं तो ये x2 ये वैल्यू हो जा रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ बनाया है जिसमें जो x कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है केवल उसको प्लॉट किया कि x कोऑर्डिनेट कैसे कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे बदल रहा है अगर हम ये देखें तो कुछ मान लेते हैं ऐसा कुछ, ये ऐसा है,
जो ग्राफ है देख रहे हो, इसमें x लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, वापस से घट नहीं रहा है, तो उसी टाइप से बनाते हैं। तो ये ऐसे x2 यहां पे आ गया। अब देखो हम लोगों को थोड़ा सा और क्लियर ग्राफ बने, थोड़ा समझ में आए, और दूर ले लेते हैं ये T2, ये T2 यहां पे, ध्यान देना सब लोग अच्छे से इसको समझेंगे। ये ग्राफ सपोज ऐसा था, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता चला जा रहा था, तो जो T2 टाइम पे जब वो B पे पहुंचा है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x2 हो गया है। अब आप क्या करो, अगर आप इसको ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये ज्वाइन किया, ये ब्लू मार्कर से क्या है, वो ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, जो एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएशन हो रहा है टाइम के साथ, उसका ग्राफ है। ये रेड मार्कर से क्या किया आपने, ये जो दो इनिशियल पॉइंट थे, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे, उसको आपने ज्वाइन किया। तो इसको हम लोग कहते हैं सीकेंट लाइन है। क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन है ना। अब अगर आप देखो इसको ऐसे अगर मैं मिलाऊं तो बेटा ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा T, और यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो ये क्या हो रहा है, ये बन जा रहा है x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा x, राइट। तो ये जो सीकेंट लाइन है, मतलब इस कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग कहते हैं सीकेंट लाइन है ये, ठीक है ना, सीकेंट लाइन। तो ये एंगल अगर थीटा है तो देख रहे हो tan थीटा यहां पे क्या आने जा रहा है, tan थीटा आने जा रहा है x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी, या फिर कह लो डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और डेल्टा x बाई डेल्टा टी क्या है, एवरेज वेलोसिटी का x डायरेक्शन में क्या है वैल्यू, वो है x डायरेक्शन का कंपोनेंट है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं कि ये मैथमेटिकली अगर मुझे x2 x1 दिया रहे तब तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, ठीक है। नहीं तो ग्राफ से अगर मुझे निकालना होगा तो यही चीज किसके बराबर होगा, यही चीज होगा स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, ठीक है, ऑन विच ग्राफ, तो xt ग्राफ फॉर द मोशन, ठीक है। तो अगर मुझे पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे टाइम के साथ बदल रहा है, उसका ग्राफ पता हो, तो इनिशियल एंड फाइनल टाइम के करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो देख लेंगे और उसको पॉइंट को लोकेट करके स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसी स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे, सीकेंट लाइन, और इसका स्लोप देख लेंगे। अच्छा, स्लोप का मतलब हो सकता है कि बच्चे नहीं जानते हो, बेटा स्लोप क्या होता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है अगर, तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा जो है, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप है। ये स्लोप कहेंगे इसका स्ट्रेट लाइन का, किसका, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कह देते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है। तो यहां पे ये थीटा एंगल जो बना रहा है, तो tan थीटा जो है वो स्लोप कहा जाएगा इस स्ट्रेट लाइन का। तो x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी ग्राफ से अगर मैं बोलूंगा तो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन xt ग्राफ फॉर द मोशन। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया है। इसी तरह अगर इसकी बात किया जाए तो अब ये सबको समझ में आ गया, तो सिमिलर वे में क्या हम लोग कह सकते हैं क्या, कि सिमिलर वे में ये किसके बराबर हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन वाईटी ग्राफ, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो टाइम के साथ बदल रहा है, अगर हम उस ग्राफ को प्लॉट करें और उस पे इनिशियल एंड फाइनल टाइम के करस्पॉन्डिंग पॉइंट लोकेट करके उसको ज्वाइन कर दे, जो सीकेंट लाइन बनेगा उसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन वाईटी ग्राफ फॉर द मोशन। अब देखो ये अभी हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, तो कंसेप्ट में तो अब ग्राफिकल वाला जो एंगल है वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं, जिससे कि ग्राफ वाले क्वेश्चन जब आएंगे, कोई ग्राफ दे देगा उससे निकालना होगा तो हम लोग तुरंत निकाल सकें। तो आप ये मत समझना कि अब फिर जब ग्राफ अलग से सर पढ़ाते, यहां पे ही कंसेप्ट के साथ डिस्कस होता चला जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का भी हमने डिस्कशन किया, कैसे मैथमेटिकली निकाल रहे हैं, फिर इसको ग्राफ से कैसे निकाल रहे हैं। क्लियर है, तो यहां तक अगर समझ में आया है तो थोड़ा पॉज लो और जो भी पढ़े हो उसको पहले एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने ये एवरेज वेलोसिटी की बात किया कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है, कैसे डिफाइन करेंगे उसको। तो देखो यहां पे हमने एवरेज वेलोसिटी डिस्कस किया ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, किसी टाइम इंटरवल में अभी बात हुई एवरेज वेलोसिटी की। तो
डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। इसको अगर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का जिसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। किसी टाइम इंटरवल में बात हुआ कि किस एवरेज रेट से। ऑब्वियसली क्या होता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा है दौड़ रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि उसकी पोजीशन चेंज होने का रेट सेम रहे। हो सकता है कि उसने शुरू में बहुत फास्ट दौड़ा, मतलब उसका पोजीशन जल्दी जल्दी बढ़ा, और बाद में स्लो हो गया, मतलब उसका पोजीशन जो है टाइम के साथ उतना फास्ट नहीं बढ़ा। फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, मतलब वो फिर से फास्ट उसका पोजीशन चेंज होने लगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक एवरेज वैल्यू निकाली कि एवरेज वैल्यू कितनी, एवरेज वैल्यू से उसका एक उस पूरे टाइम इंटरवल के दौरान, उस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान उसका किस एवरेज रेट से पोजीशन चेंज हुआ। तो सीधे सीधे पूरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन पूरा टाइम कर दिया हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी इंस्टेंट पे अगर बात करें कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसकी बात करते हैं, इसको समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नाम से ही लग रहा है किसी इंस्टेंट पे बात हो रही है। अब एक इंस्टेंट पे अगर मैं बोलूं तो एक इंस्टेंट पे तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है, और पोजीशन में जो चेंज होता है उस चेंज के पोजीशन में चेंज के रेट को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। अगर पोजीशन में चेंज ही नहीं होगा तो वेलोसिटी का तो कोई मतलब नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, माइंड में आता है कि किसी इंस्टेंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उस इंस्टेंट पे तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, वेलोसिटी की बात हो रही है तो पोजीशन तो चेंज होगा, तभी वेलोसिटी की बात हो रही है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात हो रही है अगर, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के पास में, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के पास में एक छोटा सा इंटरवल लिया जाए। मतलब ये टाइम अगर t है तो ये t प्लस डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, बिल्कुल, मतलब नॉट एग्जैक्टली जीरो बट इट इज टेंडिंग टू जीरो। मतलब एक बहुत छोटे से इंटरवल में बात हो रही है कि वो उस इंस्टेंट के आगे जो बहुत छोटा सा एक इंटरवल है, उस इंटरवल में किस रेट से पोजीशन चेंज हुआ है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात होगी वो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ही करेंगे, पोजीशन में चेंज का रेट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिमिट लगा देंगे, इसको कहते हैं लिमिट, LIM बस लिख देते हैं, और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ऐसे बोल देते हैं। मतलब उस बड़े से टाइम इंटरवल में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, मतलब उस इंस्टेंट के बगल में छोटा सा जो टाइम का इंटरवल है, दैट इंटरवल इज टेंडिंग टू जीरो, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, एज मच स्मॉल एज यू कैन इमेजिन। उतने छोटे से टाइम में पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है, तो मतलब वो जो होगा वो उस इंस्टेंट का, या कह लीजिए उस छोटे से बहुत इंटरवल में जो है वो पोजीशन में चेंज का रेट होगा, तो हम कहेंगे वो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी हो गई। क्लियर है बच्चों। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको और इलैबोरेट करता हूं, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि कई बच्चे जो है एक बार में उनको बहुत समझ में नहीं आए कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अब बेटा एक एग्जाम्पल मैं तुमसे ले रहा हूं। एक एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं कि एक बच्चा है, एक लड़का है, वो दौड़ता है। सपोज दो केस हो सकते हैं। एक केस में उसकी वेलोसिटी कभी 10 थी, कभी 8 हुई, कभी 12 हुई, ऐसे करते हुए सपोज करो अलग अलग वेलोसिटी से वो दौड़ा और 100 मीटर उसने दौड़ा 10 सेकंड में। ठीक है, तो 100 मीटर अगर वो 10 सेकंड में दौड़ा तो उसकी एक एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट 100 डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो एक ऑन एन एवरेज वो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ा, है ना, उस 10 सेकंड के इंटरवल में। लेकिन क्या हर समय में उसकी वेलोसिटी 10 थी? नहीं थी, क्योंकि बड़ा सा इंटरवल था, उसके दौरान उसको पूरा फ्रीडम था, कभी ज्यादा स्पीड से दौड़ा, कभी कम स्पीड कर लिया, फिर ज्यादा कर लिया। ठीक है ना, तो उस वे में अलग अलग उसकी वेलोसिटी थी अलग अलग टाइम पे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 10 आई, क्योंकि उसने 10 सेकंड में 100 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। दूसरा एक केस ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा बच्चा कंटिन्यूअस सेम रेट से दौड़ता रहा, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से, तो वो भी 10 सेकंड में कितना चला गया, 100 मीटर।
तो उसका भी एवरेज वेलोसिटी कितना है, 100/10 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी हर समय में जो वेलोसिटी थी वो भी 10 मेंटेन थी, ठीक है ना। तो अगर बड़ा इंटरवल है तो वेरिएशन पॉसिबल है। तो यहां पे एक चीज और है, जब हमने छोटा सा इंटरवल लिया है ना, इतना छोटा है कि जो दौड़ रहा है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको अपनी वेलोसिटी चेंज करने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। दिस इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल। तो जो भी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आ रहा है, मतलब एवरेज वेलोसिटी आ रहा है, हम लोग कहेंगे कि भाई ये एवरेज आया है, और इस इंटरवल इतना छोटा है कि उसको अपनी वेलोसिटी चेंज करने का मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू है वो इस छोटे से इंटरवल में किसी भी टाइम पे वही वैल्यू रही होगी। क्लियर है। जिसे वो अभी एग्जांपल दिया, वो सेकंड वाला केस, जो दूसरा बच्चा दौड़ रहा था कि 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है वो हमेशा, और 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ लिया, तो उसकी एवरेज भी 10 है और हर इंस्टेंट पे 10 है, क्योंकि उसका चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी। लेकिन बड़ा इंटरवल है तो चेंज हो सकता था, करने का भी उसके पास मौका था। इस केस में अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो पार्टिकल को अपनी वेलोसिटी चेंज करने का मौका ही नहीं है। तो जो भी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी आ रहा है, एवरेज वैल्यू आ रही है, अगर ये इंटरवल बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब इसको अपनी वेलोसिटी चेंज करने का मौका नहीं मिला, तो जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो इसका मतलब पूरे इंटरवल के दौरान वही वैल्यू थी, वही एवरेज भी आ गई इसलिए, ठीक है। इसका मतलब ये टी जो टाइम था, ये टी उस टाइम पे भी वही वेलोसिटी थी, इसका मतलब टी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आ रही है। क्लियर है बच्चों। तो ये एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं वेक्टर साइन लगा दे रहा हूं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, बट ये डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है। तो जिस भी टाइम पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, उसके पास में एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया डेल्टा टी दैट इज टेंडिंग टू जीरो, और उसमें देख लिया व्हाट इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, किस रेट से पोजीशन चेंज हुआ है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसमें अगर हम लोग बात करें कि इसको फर्दर अगर लिखें, सपोज 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा आर को लिख दीजिएगा डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे कैप, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक्स कंपोनेंट पे, वाई कंपोनेंट पे। अब मैं इसको अगर अलग अलग ब्रेक कर दूं तो यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब डेल्टा टी हमने जो टाइम लिया है वो इंटरवल क्या है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, बट जीरो के बहुत क्लोज है, बहुत छोटा इंटरवल लिया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ, ये चीज जो हुआ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग आया, और ये क्या हुआ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई के अलोंग आया, है ना। अगर 2 डायमेंशनल मोशन है, सपोज अगर पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता, उसके एक्स कोऑर्डिनेट ही केवल चेंज होता, तो ये वाला डेल्टा वाई तो जीरो होता उस केस में, तो केवल यही टर्म रहता। केवल पार्टिकल वाई के अलोंग मूव कर रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग जीरो होता, केवल वाई के अलोंग होता तो केवल ये टर्म आता, ये टर्म जीरो हो जाता। अगर पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, तो जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी उसका एक्स के अलोंग भी कंपोनेंट बनेगा और y के लॉन्ग भी कंपोनेंट बनेगा, तो ये दोनों टर्म हो गए। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे इसको, अच्छा एक चीज और है, दिस आई कैप प्लस दिस मच जे कैप, तो ये x के लॉन्ग और ये y के लॉन्ग। अच्छा मैथमेटिकली ना जो ये चीज होता है, आप लोग मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो मैथमेटिकली इसी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन की क्लास जो है ये जो है इसको बताऊंगा मैं। अभी के लिए आप इसको, जो लोग नहीं जानते उसको ध्यान रख लें कि इसी चीज को लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को डी डी टी ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाता है। तो डी डी टी ऑफ एक्स आई कैप एंड लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को लिख देंगे डी डी टी ऑफ वाई जे कैप। ठीक है, बस ये लिखने का तरीका, इसी को ऐसे लिखा जाता है, इसी को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो बेसिकली वही है ना। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, डीडीटी ऑफ एक्स मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है ये चीज, इसको ऐसे बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा स्पेस जो है बोर्ड पे क्रिएट किया जाए और फिर कुछ चीजें और समझाऊं मैं आप लोगों को।
थोड़ा ध्यान देना। देखो अभी हम लोग कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा, क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे सब, तो अभी बस कंसेप्ट बता रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। एक बार समझ में आ गया तो बहुत ही आसान, फिर क्वेश्चन तो बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। तो इसको हम लोग कह रहे हैं, यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, तो इसका मतलब जो v इंस्टेंटेनियस है वो क्या है, ये है लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा r बाई डेल्टा t, या फिर इसी को लिख देंगे ddT ऑफ r। ठीक है, और अगर x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू ddT ऑफ x i कैप प्लस ddT ऑफ y j कैप। तो ये हम लोग कहेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज, इसको लैंग्वेज में बोला जाए तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन along x with respect to time। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। सिमिलर वे में ये जो है उसी तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन along y with respect to time, है ना। तो इसको ऐसे कहते हैं और सिंबॉलिकली इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये चीज जो कहेंगे हम लोग, दिस इज व्हाट, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट प्लस ये चीज क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अगर पार्टिकल केवल x के लॉन्ग मूव कर रहा है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा ही नहीं, केवल ये होगा। केवल y के लॉन्ग मूव कर रहा है तो ddT ऑफ x 0 होगा, कि x चेंज ही नहीं हो रहा तो ddT ऑफ x 0 होगा, ये केवल रहेगा। क्लियर है। तो अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसका x के लॉन्ग भी कंपोनेंट है, y के लॉन्ग भी कंपोनेंट बनेगा। अब इसके ग्राफिकल एनालिसिस की जाए, ग्राफ से इसको कैसे हो। अब तो बस ये चीज समझ लेना, अगर ये चीज समझ में आ गया तो बस इस सेशन का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो तुमने समझ लिया, बेसिक समझ लिया। अब देखो बच्चों क्या हो गया, अगर मैं ग्राफ से बात करूं तो जब हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी इंटरवल में, बड़ा सा इंटरवल था, तो हमने क्या किया था, t1 टाइम पे पॉइंट लोकेट किया, इसका ये ग्राफ बनाया था ना, ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विद टाइम। तो हमने t1 टाइम पे ये पॉइंट लोकेट किया था, t2 टाइम पे पॉइंट लोकेट किया था, इसको ज्वाइन कर दिया था तो एक सीकेंट लाइन बन गया था। क्लियर है। और सीकेंट लाइन का जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आता था, दिस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वो tan थीटा के बराबर होता था, तो हम लोग कहते थे सीकेंट लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी ये आ रही थी x के लॉन्ग, तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन किस पे होता था, xt ग्राफ पे। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी जो ये आती थी, एवरेज वेलोसिटी जो पहले लिखा हुआ था, तो ये सीकेंट लाइन का स्लोप कौन सी सीकेंट लाइन का, yt ग्राफ पे, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके मोशन के yt ग्राफ पे। अब सपोज करो हमें t1 टाइम पे बात करनी थी, तो t1 टाइम के आगे इंटरवल मेरा क्या छोटा है, और थोड़ा सा छोटा t2 से पहले, अगर t2 यहां ना हो कि यहां पे होता, मतलब इंटरवल थोड़ा सा छोटा होता, तो सीकेंट लाइन जो है ये ऐसे बनता। ठीक है ना। लेकिन अगर यही लाइन बिल्कुल पास में आ जाए, मतलब इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, तो देखो अब ये पहला पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट यहां पे। अब मैंने तो आप लोगों को समझाना था, दिखाना था कॉपी में, बोर्ड पर दिखे, तो ये इतना बड़ा बनाया ताकि दो अलग अलग दिख पाए। अदरवाइज दिस डेल्टा टी इज टेंडिंग टू व्हाट, 0, बहुत छोटा। तो उस केस में जब आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे ना, तो ये दो पॉइंट तुमको अलग अलग नहीं दिखेंगे, वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही जगह पे दिखेंगे। अब दो पॉइंट अलग अलग जगह दिखे तो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन साफ साफ दिख रहा है कि कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। बट अगर दोनों पॉइंट एकदम पास पास ही आ गया, तो ये जो एक लाइन ड्रॉ होगा, एक लाइन जो ड्रॉ होगा वो क्या होगा, वो तो ऐसा लगेगा कि यहां पर क्या कर रहा है, ग्राफ को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है। क्लियर है ना, दोनों पॉइंट यहीं पे आ गए। सब समझ रहे बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस केस में जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, वो अगर मैं ग्राफ से बात करूं और डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो ये इस टाइम पे जो टैंजेंट बन रहा है, टैंजेंट मतलब टच करता हुआ जा रहा है, दो पॉइंट अलग अलग उसको मिल ही नहीं रहे हैं जिससे कट करेगा दो जगह, दोनों पॉइंट एक तरीके से ओवरलैप कर गए एक ही जगह पे।
है ना, यहां पे पास पास इतने पास है कि ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे दिख रहा है। तो इन दोनों को कट करने वाला लाइन मतलब एक तरीके से इसी पॉइंट पे टच करता हुआ लाइन हो जाएगा। क्लियर है, सब लोग समझ रहे हैं? ध्यान से अगर सुनेंगे तो एकदम नोटिस कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जो पहले डेल्टा टी बड़ा था और दो पॉइंट मिलते थे, तो स्लोप ऑफ दिस सीकेंट लाइन आता था जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, मतलब t1 टाइम के बाद चले और जो आगे डेल्टा टी हमने लिया वो टेंडिंग टू 0 लिया। तो हमने क्या किया, इंटरवल बहुत छोटा सा लिया है क्योंकि हमको इस t1 इंस्टेंट पे वेलोसिटी बतानी थी, है ना। तो इतना छोटा सा लिया, तो अगर ग्राफ में मैं दो पॉइंट को इस तरीके से x2 और x1 को करूंगा तो दोनों एक ही जगह पे इतने पास पास बन जाएंगे, तो ऑलमोस्ट ये एक ही पॉइंट के जैसे बन गए। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन दो अलग अलग पॉइंट ही जब नहीं है तो कहां कट करेगा, दोनों एक ही जगह पे। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ब्लू मार्कर से ऐसे शो किया गया है, उसको इस पॉइंट पे क्या करता हुआ, टच करता हुआ जाता हुआ अपीयर होगा, है ना। सब लोग समझ रहे हैं इसको, ये इसको टच करता हुआ ऐसे अपीयर होगा जाता हुआ। दो पॉइंट अलग अलग जगह होते तो यही कट करता हुआ जाता, अब दोनों एक ही जगह पे है और दोनों को मिलाने वाला लाइन ड्रॉ करना है। इसका मतलब तब तो ये ग्राफ को इस पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, टेंजेंट वाला, ठीक है ना। तो इस केस में जो है हम लोग क्या हो जाएगा कि जो ये वैल्यू है, इसको मैं अगर लिखूं कि इरेज करके, कि जो ये यहां पे जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन at corresponding point on which graph, तो on xt graph for the motion। तो जो पहले सीकेंट लाइन का स्लोप बनता था, दो अलग अलग पॉइंट मिलते थे एवरेज के टाइम पे क्योंकि इंटरवल बड़ा था, इंस्टेंटेनियस के टाइम पे इंटरवल इतना छोटा हो रहा है कि ऑलमोस्ट वो उसी इंस्टेंट पे एक पॉइंट बन रहा है, तो वो अब सीकेंट लाइन ना होके टैंजेंट लाइन बन जाएगा वो पॉइंट जो दोनों को ज्वाइन करने वाला, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे अपीयर होंगे, इतने पास पास हैं, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगा वो स्लोप ऑफ क्या बन जाएगा, टेंजेंट लाइन एट कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एक्सटी ग्राफ फॉर द मोशन। सिंपल वे में इसकी वैल्यू ग्राफ से अगर देखनी होगी तो क्या होगी, तो दिस विल बी स्लोप ऑफ लिख लो आप लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन एट कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट on YT graph for the motion। चलो, तो अब सारी चीजें डिस्कस हो गई, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये डिस्कस किया, ग्राफ से हमने देख लिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किसके बराबर होगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। भाई जिस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब जिस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग के ग्राफ पे पॉइंट लोकेट किया, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट सब लोग समझते हैं टच करता हुआ जाए लाइन, कट नहीं करेगा, टच करता हुआ ग्राफ को जाएगा, तो उस टेंजेंट लाइन का फिर स्लोप देख लिया, तो वो जो स्लोप आएगा वही जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उस t1 इंस्टेंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उस इंस्टेंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का y कंपोनेंट चाहिए तो उस मोशन का yt ग्राफ बना देंगे और जिस टाइम पे पूछा गया उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग जाएंगे, ग्राफ पे पॉइंट लोकेट करेंगे, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा हम लोग कहेंगे कि वही जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया। क्लियर है बच्चों? अच्छा देखो क्या होगा, तुम्हारे लिए जो चैप्टर में एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, अब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तब तो ये है ही नहीं, तो सिंपल बस आपको जो है पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, जिस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा उस टाइम पे जाना है, ग्राफ पे पॉइंट लोकेट करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो टेंजेंट का स्लोप होगा कह देंगे कि वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उस टाइम पे। क्लियर है? या फिर केवल y एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो ये तो है ही नहीं, केवल y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसका टाइम के साथ ग्राफ बनाना है, जिस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी उस टाइम के करस्पॉन्डिंग जाना है, ग्राफ पे पॉइंट लोकेट करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट का स्लोप बता देना है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का y का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया y डायरेक्शन में जो बन रहा है। अगर दोनों हैं मतलब x भी चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एंगल पे x और y से, तो फिर हम x का
केवल वेरिएशन कैसे हो रहा है वो देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसे टाइम के साथ बदल रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके पॉइंट लोकेट करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा। इसी तरह वाई टी ग्राफ बनाएंगे और यही काम करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा करस्पॉन्डिंग टाइम के करस्पॉन्डिंग, जिस टाइम पे हमें निकालना है उस टाइम के करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा। क्लियर है? तो देखो इतनी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने में ये लगा, बट अगर तुमने थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ ले तब तुमको बहुत मजा आ जाएगा, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात हो रही है। और क्वेश्चन करने में बहुत आसान हो गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई, सिंपल, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? वही जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। अगर x एक्सिस के लॉन्ग कोयल मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। अगर y के लॉन्ग कोयल मोशन है तो क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन डेल्टा t, ठीक है ना। अगर 2 डायमेंशनल मोशन है, x भी चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है, तब जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, x के लॉन्ग भी y के लॉन्ग भी। तो x के लॉन्ग वाला जो हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी आई कैप, और y जो y के लॉन्ग वाला हो जाएगा ये हो जाएगा। ग्राफ से कैसे निकालेंगे? तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन ऑन एक्स टी ग्राफ, ये एवरेज वेलोसिटी का x के लॉन्ग वाला कंपोनेंट। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन ऑन y टी ग्राफ, ये एवरेज वेलोसिटी का y के लॉन्ग वाला कंपोनेंट। किसी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी बतानी है, मतलब जिस भी टाइम पे हम बात कर रहे हैं उसके बगल में छोटा सा इंटरवल लेना है और उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकाल देना है। वो इंटरवल टेंडिंग टू जीरो हो जाए ताकि उस इंस्टेंट के पास में बात हो जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। क्लियर है? अब उसमें भी अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो पोजीशन चेंज होगा तो x के लॉन्ग भी चेंज होगा, y के लॉन्ग भी होगा, तो ये ब्रेक हो गया। ये जो है इसको हम लोग कह देंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये किसके बराबर आ जाएगा? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगा एक्स टी ग्राफ पे। अगर हम देखेंगे ड्रॉ करेंगे मोशन का जो एक्स टी ग्राफ है उसके लिए, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगा ऑन वाई टी ग्राफ हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। और इसी को कैसे लिखते हैं? डी डी टी ऑफ एक्स, और इसको क्या लिखेंगे? डी डी टी ऑफ वाई, जो अभी डिस्कस किया था। तो अब लेकिन ये निकालने के लिए फिर अब आपको डिफरेंशिएशन आएगा तभी आप वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। यही चीज क्या था अभी हम लोग लिखे थे, मिटा दिया मैंने। डी डी टी ऑफ एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, ये क्या है? डी डी टी ऑफ वाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इसके लिए फिर हमको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन जो है वो मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं आप लोग, और मतलब ज़्यादातर स्कूल में 12th में पढ़ाया जाता है, बट फिजिक्स वाले टीचर्स को भी ये बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा तो पहला ही चैप्टर है काइनेमेटिक्स और यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज आने वाला है। तो अगर डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत सीख लीजिए, जो कि बहुत आसान है, मतलब हम लोग को बहुत कम फिजिक्स में बहुत सिंपल चीजें आएंगी डिफरेंशिएशन की, उतना फिजिक्स के टीचर बता देते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। अच्छा, पता है जो नीट की तैयारी करते हैं, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, जो मेडिकल के लिए एम कर रहे हैं नीट के एग्जाम के लिए, वो जैसे ही डिफरेंशिएशन आता है उनके माइंड में होता है कि यार अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से। क्यों? क्योंकि वो मैथ्स को ना एक थोड़ा सा, मैक्सिमम बच्चों को, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ कि सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या होता है सोचते हैं कि मैथ्स है तो मैथ्स तो हमने लिया नहीं, हमने तो बायो लिया है, मैथ्स टफ है। तो देखते ही जैसे ही देखते हैं ना डिफरेंशिएशन आ गया उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूं बेटा अगर तुमने इस चीज को समझ लिया और डिफरेंशिएशन का एक क्लास में, बस फिजिक्स वाले जो टीचर्स होते हैं एक क्लास में काम भर का समझा देते हैं, उस एक क्लास को अगर तुमने अटेंड कर लिया फिर तुम्हारा पूरा डिफरेंशिएशन से डर हट जाता है और सारे क्वेश्चन तुम बड़े आराम से कर पाते हो। तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लो, फिजिक्स बहुत ईजी लगेगी जो नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि IIT के लिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो देख रहे हैं नीट के लिए, पूरा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ। इससे IIT हो चाहे नीट हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो वो सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां तक हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्कशन हो गया, ग्राफ से भी निकालना सीख लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वो डिस्कशन हो गया, ग्राफ से भी निकालना सीख लिए। अब इसके बाद जो है अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस स्पीड पे बात करेंगे कि स्पीड क्या होती है। या एक काम करते हैं, स्पीड पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर एक साथ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इसके, ठीक है। तो अब आगे जो हम लोग स्पीड डिस्कस करते हैं, अभी हमने वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी एंड स्पीड में डिफरेंस है ना। तो स्पीड को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीड क्या है। बस 5 मिनट लगेगा अभी स्पीड बताने के लिए, जो ज्यादा टाइम लगना था वो वेलोसिटी समझाने में लगना था कि इंस्टेंटेनियस, एवरेज, ग्राफ वगैरह सारा।
स्पीड बताने में अब टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा स्पीड समझ लो, फिर जो है क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। चलो बच्चों, तब स्पीड बताते हैं। स्पीड क्या है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां पे जब स्पीड की हम बात करते हैं ना, तो इसमें भी दो टाइप की बात होगी। एक होगा एवरेज स्पीड। अब जैसे नाम से ही लग जा रहा है, एवरेज मतलब किसी टाइम इंटरवल में बात हो रहा है, एवरेज स्पीड। और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। तो हो सकता है कि पार्टिकल, जैसे देखो एक पार्टिकल है, सपोज सर्किल में घूम के जहां से चला वापस वहीं ए पे आ गया, तो इसके इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो इसके मोशन के दौरान मोशन तो हुआ, लेकिन इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। तो इस पूरे मोशन के दौरान अगर पूछा जाएगा जब एक कंप्लीट सर्किल हुआ तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, तो क्या आंसर है, 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे 2πr डिस्टेंस ट्रैवल, और जो भी टाइम दिया रहेगा क्वेश्चन में उस टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो सकता है कि पार्टिकल मूव कर रहा हो, फिर भी एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाए, निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव रहे, बट एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। 0 कब हो सकता है, जब पार्टिकल मूव ही नहीं किया हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही नहीं हुआ हो, उस केस में भाई स्पीड ही नहीं बना, है ना। लेकिन अगर पार्टिकल मूव किया है तो एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव आना है, जबकि पार्टिकल अगर मूव किया है फिर भी हो सकता है एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहे, या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में आ रहा है, मतलब जिधर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी निगेटिव बोलेंगे। निगेटिव मतलब जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना उसके अपोजिट। क्लियर है। तो एवरेज वेलोसिटी अलग डिफाइन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड किसी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी इंस्टेंट पे, है ना। एवरेज स्पीड में हम लोग कह देंगे भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो एस से अगर डिस्टेंस को दिखाएं तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना। जबकि इंस्टेंटेनियस में अगर हम बात करें तो देखो भाई क्या होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना। लेकिन यही लिमिट क्या, टेंडिंग टू 0। अब एक चीज जान लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन कब सेम होगा, जब पार्टिकल क्या हो, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। जैसे देखो अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, अगर वो सीधे चलता जा रहा है तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। लेकिन अगर पार्टिकल यहां से ऐसे मुड़ जाए तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है अभी भी, क्योंकि डिस्टेंस होता है क्या, पाथ लेंथ, जो भी पाथ ट्रैवल हुआ उसका लेंथ। तो जब ये मुड़ के आ रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल से फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो अगर ये चल के यहां से इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम पे यहां पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो केवल इतना हुआ, जबकि डिस्टेंस क्या हुआ, ये पूरा पाथ लेंथ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो अगर पूछा जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब सेम होंगे, तो उस केस में सेम होंगे जब पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जो लगातार वो आगे बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब देखो जब यहां पे बात होती है, डेल्टा टी क्या है, टेंडिंग टू 0 लिया हुआ है। अब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लिया हुआ है, तो इतने छोटे से टाइम में वो डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं, ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही चीज जो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के भी बराबर, वेलोसिटी के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा,
है ना। वेलोसिटी वेक्टर लगा दिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी टाइम पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वही उस इंस्टेंट पे स्पीड बोल दे रहे हैं। बस डायरेक्शन नहीं बताना होता है, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। जबकि एवरेज स्पीड की बात होगी तो डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, बस इतना है। क्लियर है। तो ये एवरेज स्पीड पे डिस्कशन हो गया। अब तो हमने अभी तक क्या कर लिया, वेलोसिटी डिस्कस किया, वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड डिस्कस किया, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर बच्चों। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, इस पे जो अभी हमने पढ़ा है। तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे एक बॉय है और वो पॉइंट ए से t = 0 पे मूव करना शुरू करता है। वो ईस्ट की तरफ जाता है, ईस्ट इधर दिखा रहे, दिस इज ईस्ट, इस डायरेक्शन में वेस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट की तरफ जाता है सपोज 10 मीटर, और ये जब पहुंचता है यहां पे तो 10 सेकेंड पे पहुंचता है, और फिर ये टर्न लेता है वापस। लेकिन ये इमीडिएटली टर्न नहीं ले रहा है, ये यहां पे 5 सेकेंड रेस्ट करता है। तो t = 5 सेकेंड रेस्ट में मतलब 15 सेकेंड्स पे जब स्टार्ट इधर मूव करना शुरू करता है, मतलब टाइम काउंटिंग शुरू हुई जब वो चलना इधर से शुरू हुआ, और ये इधर पहुंचा है मूव करते हुए, 10 मीटर दूर गया ईस्ट के डायरेक्शन में। 5 सेकेंड उसने रेस्ट लिया यहां पे। तो बॉय रेस्ट, ये पॉइंट बी है, तो एट पॉइंट बी फॉर 5 सेकेंड्स। तो t = 10 सेकेंड पे यहां पहुंचता है, 5 सेकेंड में रेस्ट करता है, फिर t = जब 15 सेकेंड घड़ी में हो रहा है तब ये वापस वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ पॉइंट सी पे पहुंचता है। और पॉइंट सी तक पहुंचने में बी से इसने सपोज 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आया ये। अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहला पार्ट कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट। और क्या पूछा जा रहा है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये भी बताइए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय। तीसरा पूछा जा रहा है इसकी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द ट्रिप, ड्यूरिंग द इंटायर ट्रिप। और चौथा क्या पूछा जा रहा है इससे, एवरेज स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी था, अब फोर्थ पार्ट है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द ट्रिप। अब देखो इसको सॉल्व करें अगर, तो डिस्प्लेसमेंट पहला पार्ट अगर हम लोग बोले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम लोग पढ़े अभी सेशन में कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली वो ए से शुरू किया और फाइनली वो सी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो ए से सी को मिलाने वाला जो लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना रह गया, ये 10 मीटर था, वापस 5 मीटर आया, तो ये कितना बच गया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर हो गया बच्चों। और डायरेक्शन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब भी हम वेक्टर को बताएंगे तो हमको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ, इनिशियल से फाइनल। तो फाइनल सी पॉइंट है ईस्ट की तरफ दिख रहा है। तो पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है, पाथ लेंथ। तो यहां से यहां तक गया और फिर ये लौट के आया, तो कितना पाथ हुआ, 10 मीटर जाने का और 5 मीटर इधर लौट के आया है। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, डिस्टेंस वो 10 + 5, डिस्टेंस इज व्हाट, टोटल पाथ लेंथ, तो ये हो गया 15 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ। एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो कोई डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब थर्ड पार्ट एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग बोले कि एवरेज वेलोसिटी जो है निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही पढ़े हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r अपॉन टाइम डेल्टा t।
और अगर इसका मॉड बताना है, हमको मैग्नीट्यूड बताना है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, 5 मीटर, और टाइम इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का टाइम में क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा ट्रिप है ना उसका टोटल कितना टाइम लगा, तो उस ट्रिप के दौरान अगर उसने कहीं पर रेस्ट किया है ना तो वो टाइम को भी हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जर्नी का टाइम लेना है, पूरी ट्रिप का टाइम लेना है, जब तक कि वो फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुंचा है। मतलब ए से सी तक के लिए बात किया जा रहा है, फाइनल पूरे ट्रिप के लिए ए से सी तक के लिए, तो ए से सी तक पहुंचने में जो पूरा टाइम लगा, तो बीच में अगर रेस्ट करने का भी टाइम है तो वो भी देखना पड़ेगा, वो भी टाइम इंक्लूड हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बोले तो ये डिस्प्लेसमेंट है 5, और टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक गया 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड उसने रेस्ट लिया और लौटा है। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में मुझे देना था, मिस हो गया। यहां पे जब पहुंचा, लेट से वो पहुंचा है कुछ 15 सेकेंड के बाद, यहां तक पहुंचने में इसने जल्दी आया, 17 सेकेंड में यहां पे पहुंचा है। तो यहां पे 10 + 5 और लौटने में इसको 2 सेकेंड और लगा, मतलब टोटल ट्रिप का टाइम 17 सेकेंड लगा। तो 5/17 ये जो है दिस मच मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी हुई। एंड एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, मतलब ये किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये लिख देना पड़ेगा, दिस इज टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है ये? तो एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब क्या बच गया, एवरेज स्पीड बच गया। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ पूरे ट्रिप के दौरान, तो पूरे ट्रिप के दौरान डिस्टेंस हुआ 10 + 5 15 मीटर। एंड कितना टाइम लग रहा है टोटल ट्रिप में, 17 सेकेंड। तो दिस मच मीटर पर सेकेंड ये इसकी एवरेज स्पीड मानी जाएगी। एंड एवरेज स्पीड क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर क्वांटिटी है तो बस हमको स्पीड जो है इसका बस मैग्नीट्यूड बता देना है। तो देखो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें एक अच्छी चीज ये थी जो बच्चे कभी गलत कर देते हैं कि वो रेस्ट वाले टाइम को इंक्लूड नहीं करते हैं जर्नी के टाइम में। तो इस पर ध्यान रखना है कि अगर वो ए से सी पे पहुंच रहा है, बीच में अगर वो कहीं रुक रहा है तो उस टाइम को भी लेना है। तो अगर रुकेगा, डिले होगा, तो उसकी एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, वो घट जाएगी क्योंकि टाइम बढ़ गया उसके जर्नी का, उसके ट्रिप का। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक अनदर क्वेश्चन। अब देखो क्या हो गया, अगर एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल है वो एक सर्किल में मूव कर रहा है। अब सर्किल में मूव कर रहा है तो क्वार्टर सर्किल में जब मूव करके क्वार्टर सर्किल कवर करता है तो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से, सपोज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। ठीक है, और लेट्स से जो रेडियस है इसका वो है 50 सेंटीमीटर। अब फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी अगर पूछा जाए कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या रही, एवरेज स्पीड। अब देखो इसमें क्या हुआ, अगर बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो क्या होता है, पाथ लेंथ। तो जो ये क्वार्टर सर्किल मूव किया इसका जो पाथ लेंथ हुआ, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, πr/2। ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया। तो पाई आर की वैल्यू 50/2 मतलब 25 पाई सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए से बी को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन ए से लेके फाइनल पोजीशन बी। ये हम लोग किसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केवल ए से बी तक के मोशन के लिए। तो
तो फाइनल पोजीशन बी। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये लेंथ, तो अगर ये 50 ये 50 है, क्वार्टर सर्किल है, मतलब ये 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 50√2। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया 50√2 सेंटीमीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट बताते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको डायरेक्शन भी बताना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन मेंशन कर देंगे कि डायरेक्शन कितना है, तो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, ये शो कर दिया। तो दो हो गए। अब तीसरा एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए कि एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन होगा, एवरेज वेलोसिटी जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर अपॉन टाइम इंटरवल। मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये कितना हो गया 50√2 हुआ, 50√2 अपॉन टाइम की बात करें। अब यहां से यहां तक का टाइम, अब देखो क्या कह रहा है ना, पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इस कर्व पाथ पे, तो ऐसे 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 मूव करता हुआ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यहां तक पहुंच रहा है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, तो पाई r/2 किया। कितनी स्पीड से किया, तो v 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से किया। तो ये इससे टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर दिया, तो ये टाइम आ गया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने का कितना टाइम होगा, r की वैल्यू 50 डाल देंगे। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना आ जा रहा है, कैलकुलेट करें अगर, तो ये 50 से 50 खत्म हो जाएगा, ऊपर 10 आ गया, तो 10√2 अपॉन पाई दिस सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये तो एवरेज वेलोसिटी का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या, एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी है और उसका वही डायरेक्शन होगा जो किसका डायरेक्शन होगा, डेल्टा आर का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और हम लोग एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, मतलब एक वेक्टर पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन वही जो डेल्टा आर का डायरेक्शन है, तो फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, ये इसका डायरेक्शन भी हो गया। अब एक पार्ट रह गया, एवरेज स्पीड कितनी है। अब देखो बच्चों, एवरेज स्पीड में क्या हो गया, जिस स्पीड कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है हमेशा उसकी स्पीड सेम बनी हुई है, तो एवरेज भी वही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, अगेन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई जबरदस्ती निकालना चाहेगा कैलकुलेट करके, तो वो फिर क्या करेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब डिस्टेंस में क्या लिखेगा, वो यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो ये हो गया पाई r/2। टाइम में भी उसको निकालने के लिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा ना, जिस स्पीड से मूव किया है। तो जब इसको करेंगे, यहां पे शायद विजिबल ना हो, तो ये पाई r/2 डिस्टेंस, और टाइम में हो गया पाई r/2 डिवाइडेड बाई स्पीड, जिस स्पीड से मूव किया, तो ये कट के वही आ जाएगा v, है ना, जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ ये वाला। तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, पूरे पाथ को उसने कांस्टेंट स्पीड, उसी स्पीड से मूव किया है, तो एवरेज वैल्यू भी वही आ जाएगी। तो एक आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो यही चीज अगर आप लोग अपने आप करो इसको, कि अगर वो जब ए से सी पे पहुंचता है, तो ए एंड सी के बीच में अगर ये सारी चीजें निकालनी होगी, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक, है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर, कैलकुलेट कर लेना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी तक के लिए, तो ये 2r हो जाएगा डायमीटर का लेंथ। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट है 2r डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक आने का टाइम, तो डिस्टेंस पाई आर बाई वी कर देंगे, टाइम आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, तो ये तो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी, इससे आ जाएगी, है ना। जैसे हम लोग इसके लिए कहते हैं यहां से यहां तक ले, वैसे अब यहां से यहां तक ले सारी चीजें करनी है। अब ये एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए, एवरेज स्पीड इस केस में, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब या फिर ऐसे कि सेम स्पीड से मूव किया है भाई, तो एवरेज भी वही आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर एक पूरे सर्किल के लिए बात किया जाए कि पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाए, है ना, ए से चला वापस ए पे आ गया, अब ए से चला वापस ए पे आ गया, तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा गया, तो 2 पाई r। डिस्प्लेसमेंट वापस वहीं पे आ गया है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल भी यहीं पे, फाइनल भी यहीं पे है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ए से चला वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। एवरेज स्पीड वही जिस स्पीड से पूरा मूव किया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना। तो वापस ए से चल के वापस ए पे आने के लिए भी सारे पार्ट हम लोग ने निकाल लिया। तो चलो 2 क्वेश्चन हो गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे देखो ये 2 क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ना कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और उसका एक्सटी ग्राफ जो है टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है वो दे दिया है। और इसमें पूछा क्या गया है कि किस टाइम पे, है ना, इधर ये टाइम एक्सिस है, तो किस टाइम पे जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम 0 से t, मतलब यहां से टाइम जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो किस टाइम पे, किस टाइम इंटरवल में 0 से स्टार्ट करके किस टाइम पे जाके उस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। अब देखो हम लोग पढ़े थे कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जिस पोजीशन से पार्टिकल चला है उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो अब आप यहां पे देखो अगर कि इस क्वेश्चन में ये यहां से चल रहा है, फिर से यही पोजीशन कब आ रहा है, तो इसको ऐसे सीधे लाइन में अगर जाएं तो यहां पे जो है फिर से उसी पोजीशन पे आ रहा है। मतलब ये टाइम कौन सा है, 15 सेकंड, ये सेकंड्स में टाइम दिया गया है। तो 15 सेकंड में पोजीशन वापस से 20 हो जाएगा। तो अगर मैं 15 सेकंड के 0 से लेके 15 सेकंड के बीच में बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, फाइनल पोजीशन 20 और इनिशियल पोजीशन भी 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या लिखूंगा, जो भी टाइम है, मतलब 15 से 0 तक, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अब जो क्वेश्चन ने पूछा कि किस टाइम पे जाके ऐसा हो रहा है, तो 15 सेकंड, ये आंसर हो गया, है ना। तो ग्राफ ये क्या हो गया, जो हम लोग पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट ग्राफ से, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो देखोगे बस फटाक से सॉल्व कर दोगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एक्सटी ग्राफ दिया गया, एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस के मूव कर रहा है, उसका एक्सटी ग्राफ दे दिया था, और 0 से टाइम स्टार्ट हुआ और पार्टिकल का पोजीशन बदलना शुरू हो गया, पार्टिकल मूव करना शुरू किया। बोल रहे कि 0 से लेके किस टाइम तक आगे बढ़े कि उस टाइम पे जाके जो उस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी हो वो 0 हो जाए। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जहां जिस टाइम पे जाके डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, मतलब पार्टिकल उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो उस टाइम पे जाके एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 से लेके उस टाइम तक के बीच के इंटरवल के लिए 0 बन जाएगी। तो यहां से देखिए हम लोग 15 सेकंड ऐसा टाइम है जब वापस जो है वही पोजीशन पे आ जा रहा है 15 सेकंड में, 15 सेकंड पे जहां से स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब 0 से लेके 15 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, 15 सेकंड। अब देखो ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है एससी वर्मा में भी आपको मिलेगा और एनसीईआरटी में भी मिलेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्कूल में पूछ भी लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उसका टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज यहां से जब स्टार्ट है उसको ए दिया गया है, और अलग अलग जब पोजीशन पे पहुंच रहा है, मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते चले जा रहे हैं, तो ये पॉइंट पोजीशंस की वैल्यू मार किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया एट विच पोजीशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, ध्यान रखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी टिल दैट इंस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब स्टार्ट से लेके, ये स्टार्ट टाइम है, टी इनिशियल है, स्टार्ट से लेके अगर हम आगे बढ़े तो कौन सा ऐसा टाइम है जहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो शुरू से लेके उस टाइम तक के बीच की एवरेज वेलोसिटी के भी बराबर होगा। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कैसे डिस्कस किए थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो था वो था स्लोप ऑफ टैंजेंट लाइन ऑन एक्सटी ग्राफ, और एवरेज वेलोसिटी क्या था, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन एक्सटी ग्राफ। इसका मतलब कि ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना है जहां पे जो टैंजेंट लाइन बने वो स्टार्ट पॉइंट से उसको ज्वाइन करने वाले सीकेंट लाइन दोनों एक ही बने, मतलब दोनों का स्लोप सेम आ जाए। तो हम कहेंगे कि सीकेंट लाइन का स्लोप एवरेज वेलोसिटी और उस पॉइंट पे टैंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों सेम हो गए। अब देखो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अगर मैं बी पॉइंट लूं तो ये सीकेंट लाइन बन रहा है कट करने वाला, लेकिन क्या ये टैंजेंट लाइन भी ये है, नहीं, टैंजेंट लाइन तो ये है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों का स्लोप अलग अलग है। मतलब बी पोजीशन पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इस टैंजेंट का स्लोप, और जो एवरेज वेलोसिटी है 0 से लेके यहां तक में वो इस सीकेंट लाइन का स्लोप, दोनों बराबर नहीं है। अब आते हैं क्या पॉइंट सी पे बात करते हैं। तो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, अगर हम ए से सी को ज्वाइन करते हैं तो ये सीकेंट लाइन, और जबकि सी पे जो टैंजेंट लाइन है वो ये बन रहा है, टैंजेंट मतलब टच करता हुआ जाए।
तो टैंजेंट का जो स्लोप बनेगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो सीकेंट लाइन का स्लोप बनेगा वो यहां से लेके यहां तक इस टाइम के बीच का एवरेज वेलोसिटी। ऑब्वियसली दोनों अलग अलग हैं, दोनों का स्लोप अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं है। अब आते हैं पॉइंट डी पे बात करते हैं। पॉइंट डी पे अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं तो पॉइंट डी पे टैंजेंट ये बन रहा है, और देखो ये थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करे तो इस टाइप से दिया हुआ है कि ये ए से पास कर रहा है। इसका मतलब ए से डी के बीच में अगर मैं जो सीकेंट लाइन भी बनाऊंगा तो यही बनने जा रहा है। तो इस केस में ये जो लाइन है यही ए एंड डी, मतलब टी इनिशियल से लेके इस टाइम तक के लिए सीकेंट लाइन भी है, और डी पॉइंट पे उस इंस्टेंट पे टैंजेंट लाइन पे, दोनों एक ही लाइन है ये। तो इसका मतलब डी जो ऐसा लोकेशन है जहां पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो शुरू से स्टार्ट से लेकर डी तक पहुंचने के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी उसके बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकेशन डी। डी इज द आंसर। तो देखो ये दो क्वेश्चन क्या क्या एक्सप्लेन करने के लिए हो गया। एवरेज वेलोसिटी ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ से क्या होता है वो जो हमने डिस्कस किया था, एवरेज वेलोसिटी स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ऑफ जो है टैंजेंट लाइन। कौन से ग्राफ पे स्लोप, तो पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहां पे एक्सटी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने इस कंसेप्ट पे इसका आंसर बता दिया। तो ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिया जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, उसका पोजीशन टाइम दे दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे कैसे बदल रहा है, उसको प्लॉट कर दिया गया। अब इस ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी बताना। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, किसी टाइम इंटरवल में होगा। तो किस टाइम इंटरवल में पूछा है, 0 से 10 सेकंड के बीच में। दूसरा पूछा है 0 से 20 सेकंड के बीच में, और तीसरा पूछा है 0 से 30 सेकंड के बीच में, मतलब यहां तक कि इसकी एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल्स में कितनी होगी। दूसरा क्या पूछा गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी इंस्टेंट पे। तो किस इंस्टेंट पे, 2 सेकंड पे पूछा गया, 7 सेकंड में पूछा गया, कि यहां पे 15 सेकंड पे पूछा, 17 सेकंड में मतलब यहां पे कहीं पूछा गया है, एंड 25 सेकंड पे पूछा गया है। अब देखो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो बस एक चीज पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जैसे होगा, एवरेज वेलोसिटी ये होगा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है हमें बताना, और यही जो होगा क्या होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन एक्सटी ग्राफ। ठीक है, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन एक्सटी ग्राफ, या तो इससे निकाल लो या तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन से निकाल लो, जिससे आसान आपको लगे। और इसी तरह v इंस्टेंटेनियस क्या होता था, तो v इंस्टेंटेनियस होता था लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा टी, है ना। इसी को हम लोग लिख देते हैं dx बाई dt ऑफ x। और ये चीज किसके बराबर होती है ग्राफ से, तो दिस इज स्लोप ऑफ tangent line ऑन xt ग्राफ फॉर द मोशन। ठीक है, अब देखो यहां पे स्टार्ट किया जाए। 0 से 10 सेकंड के बीच में अगर हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी, तो यहां पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी, तो x at t इज इक्वल टू 10 माइनस x at t इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई टाइम 10 माइनस 0। अब x at t इज इक्वल टू 10 कितना है, यहां से रीड कर लो, 50 है। तो ये वैल्यू 50 है, और t इक्वल टू 0 पे x का क्या पोजीशन था, 0 था। तो ये हो गया 50 बाई 10 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर तो ये आ गया। अब 0 से 20 सेकेंड के बीच में इसी तरह एवरेज वेलोसिटी, तो इसमें क्या होगा, x at t इज इक्वल टू 20 सेकेंड माइनस x at t इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 0 से 20 के बीच में पूछा गया, तो 20 सेकेंड पे क्या पोजीशन है माइनस 0 सेकेंड पे क्या पोजीशन था, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, तो 20 माइनस 0। तो 20 सेकेंड पे क्या पोजीशन है, यहां से रीड किया जाए तो ये 100 मीटर दिख रहा है। तो 100 माइनस 0 सेकेंड पे क्या पोजीशन था, तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना आ गया, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो दोनों का सेम वैल्यू आ जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी दोनों टाइम इंटरवल में सेम है। अब 0 से 30 सेकेंड के बीच में अगर हम देखें, तो 0 से 30 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी
अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 30 माइनस पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 30 माइनस 0। अब देखो क्या हो गया, 30 सेकेंड पे भी क्या पोजीशन है, 0। फाइनली वो ओरिजिन पे ही आ गया और 0 पे भी ओरिजिन से शुरू हुआ था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 माइनस 0 वहीं पे आ गया, तो 0 डिस्प्लेसमेंट अपॉन 30, तो 0 बाई 30 इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो भाई पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, सिंपल ऐसे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पोजीशन दे रखा है, ग्राफ से हम लोग पोजीशन देखते चले गए और टाइम से डिवाइड करते चले गए, पोजीशन का डिफरेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल के टाइम से डिवाइड कर दिया, एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब सेकेंड पार्ट के जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए, सेकेंड पार्ट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो ये सबके समझ में आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फटाफट हो जाएगा। चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इरेज कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिले। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकेंड पे। अब 2 सेकेंड मतलब कहीं यहां पे पड़ेगा, 2 सेकेंड, टू सेकेंड कहीं यहां पे पड़ेगा। तो 2 सेकेंड पे गए, यहां पे पॉइंट लोकेट किया, और जो यहां पे टैंजेंट बनेगा, टैंजेंट का जो स्लोप होगा, एक्सटी ग्राफ पे टैंजेंट का स्लोप, वही जो होगा जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी उस इंस्टेंट की। तो यहां पे टैंजेंट ड्रॉ करो तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे टैंजेंट मतलब उसी स्ट्रेट लाइन को टच करता हुआ जा रहा है, मतलब उसी के लॉन्ग हो गया टैंजेंट। तो इनफैक्ट 2 सेकेंड पे लेते या 3 सेकेंड पे लेते, वही उस पे भी टैंजेंट अगर बोलते तो यही लाइन आता। तो 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में जितने भी टाइम है, सब पे टैंजेंट तो खुद यही लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 0 से 5 सेकेंड के बीच में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर जगह सेम है। मतलब अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि उस इंटरवल में हर पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप सेम बन रहा है। इस चीज को ध्यान हो गया। तो यहां पे हमसे 2 सेकंड में पूछा गया, तो 2 सेकंड पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किया अगर, तो वो इसी लाइन के लॉन्ग आ गया। अब इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब ये इस हॉरिजॉन्टल वाले से जो उधर की तरफ गया हुआ है, तो टैन थीटा। अब टैन थीटा निकाल दो, तो इस ट्रायंगल से निकाल देते हैं। तो ये 50 है परपेंडिकुलर, अपॉन बेस कितना है 5, तो ये आ गया 10। तो यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे अगर पूछा गया होता ना कि 3 सेकेंड पे भी बताओ कितना है, तो भी आंसर क्या होता, 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे बताओ कितनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, 4th सेकेंड पे, तो भी यही। 2.5 सेकेंड पे कितने, तो भी यही। मतलब 0 से लेकर 5 सेकेंड के बीच में किसी भी टाइम पे जो है उसकी वेलोसिटी सेम रही है। अब वेलोसिटी सेम रही है क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो टैंजेंट इसी लाइन के पैरेलल में ही बन रहा है, कि अलोंग ही बन रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट मतलब इसी लाइन का स्लोप बन जाएगा, तो वही सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें, अब हम लोग से ये पार्ट तो हो गया। अब पूछा है 7 सेकेंड पे बच्चों, 7 सेकेंड कहां पे बन रहा है, 7 सेकेंड कहीं यहां पे बनेगा, 7 सेकेंड। अब यहां पे गए, यहां पे टैंजेंट ड्रॉ करो, तो यहां पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ऐसे बन जाएगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0। तो v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड, ये हो जाएगा tan 0 डिग्री, तो ये आ गया 0, ठीक है। तो 7 सेकेंड पे तो वेलोसिटी 0 है इसका मतलब। अब देखो 5 से 15 सेकेंड तक में पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वैसे भी तुम कह सकते हो कि रुका हुआ है। या फिर टैंजेंट से बात करो तो टैंजेंट हर पॉइंट पे जो है ऐसे ही है, मतलब tan 0 डिग्री, स्लोप 0 आएगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो गई। क्लियर है। तो ये वाला हो गया दूसरा। अब आते तीसरा, एट t इज इक्वल टू 17 सेकेंड। 17 सेकेंड कहीं यहां पे पड़ेगा, तो 17 सेकेंड पे गए, ग्राफ पे पॉइंट लोकेट किया। अब इस टाइम पे पूछा गया कितनी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एक्सटी ग्राफ पे टैंजेंट का स्लोप। अब एक्सटी ग्राफ पे पॉइंट लोकेट किया, टैंजेंट ड्रॉ किया। अब स्ट्रेट लाइन है तो यहां पे टैंजेंट भी इसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग बन गया, तो यहां से इसका स्लोप बताना है। अब यहां से आप देख सकते हो कि 15 से 20 के बीच में, चाहे 16th हो, चाहे 18th सेकेंड हो, चाहे 19th सेकेंड हो, हर पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप वही आना है, इसी लाइन के लॉन्ग। मतलब वेलोसिटी क्या रहनी है, कांस्टेंट। तो अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उस पोर्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो 17th सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वही 18 पे, वही 19 पे, वही 16 पे। खैर हम लोग अब स्लोप बता देते हैं। स्लोप के लिए इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये एंगल थीटा अगर कह दिया तो स्लोप जो बनेगा दिस इज tan थीटा, और इसको थीटा 2 अगर बोल दें, ये थीटा 1 बोला था तो tan थीटा 2,
और tan थीटा 2 की वैल्यू देखो तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 50, ये लेंथ, तो ये हो गया 50 और ये लेंथ कितना हो गया बच्चों 15 से 20, ये हो गया 5, तो ये हो गया 50/5, तो ये भी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से यहां तक भी हर इंस्टेंट पे 10 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया डी t इक्वल टू 25 सेकेंड पे। अब 25 सेकेंड मतलब यहां पे पॉइंट आ गया, ये पॉइंट। अब इस पे टेंजेंट का स्लोप देखो तो क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे बनेगा इसी लाइन के लॉन्ग। अब इसका स्लोप बताना है, अब इसका स्लोप मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। अब यहां से आप देख सकते हो 20 से लेकर 30 सेकेंड के बीच में किसी भी टाइम पे यही स्लोप बनना है। इसका मतलब 20 से 30 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है। अब स्लोप कर दिया तो स्लोप क्या होता है, जो इस डायरेक्शन से एंगल बनता है। लेट्स ये θ3 बन रहा है, तो इसका tan θ3 चाहिए हम लोग को, tan θ3। ठीक है, अब tan θ3 मान लेते हैं कि ये एंगल θ3 डैश है, तो दिस विल बी इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस θ3 डैश। ठीक है, और सबको साइन कॉस टैन ये सब पता है। tan 180 माइनस θ3 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan θ3 डैश, माइनस ऑफ tan θ3 डैश, है ना। तो यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए तो दिस इज इक्वल टू माइनस tan θ3 डैश, वो इस बड़े वाले ट्रायंगल से यूज कर लेते हैं। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर यहां से यहां तक का हो गया 100 अपॉन बेस, ये लेंथ यहां से आता है 20 से 30, तो 10 रह गया, तो ये आ गया -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी यहां से यहां तक -10। अब माइनस वेलोसिटी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ पार्टिकल मूव, मतलब उसकी वेलोसिटी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया है ना। इसीलिए देखो एक्स कोऑर्डिनेट घटता जा रहा है, क्योंकि अब ये इस पोर्शन के ग्राफ के हिसाब से हम देखें तो वेलोसिटी नेगेटिव आ गई, मतलब पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुआ, इसलिए फाइनली वो वापस ऑरिजिन पे आ गया जहां से चला था। तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जैसे जैसे बदल रहा है वो ग्राफ शो किया गया है। तो ये गया 100 तक, वापस फिर लौट के आने लगा। तो क्लियर है बच्चों, तो हम लोग ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब जो है निकालना हमने अभी इससे देख लिया। आसान क्वेश्चन किए। अभी आगे के सेशन में हम लोग ना ग्राफ के और थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। इसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल की बात, डिस्टेंस तो खैर डिस्प्लेसमेंट तो यहां से ही आ जाएगा, कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस xt ग्राफ को हम लोग vt ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, फिर at ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारा चीज जो है हम लोग सीखेंगे, बट यहां पे अभी उन सब चीजों में नहीं जा रहे हैं, उसके लिए डेडिकेटेड एक अलग सेशन होगा जो केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी बेसिक क्वेश्चंस पे जिससे कंसेप्ट एक माइंड में सेट हो जाए उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 या 5 ऐसे एग्जाम्पल्स जो है डिस्कस किए हैं। तो इस सेशन में जो भी पढ़ा उसके बेस पे जो सिंपल इलस्ट्रेशन हो सकते हैं जिससे कंसेप्ट दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, वो सब पहले डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सेशन को जो है एंड करेंगे। एक क्वेश्चन और, तो इसको इरेज कर दिया जाए। चलो, अगर दिया हुआ है कि एक पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन along x-axis and its position varies with time as, तो x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6, ये दिया हुआ है कि पोजीशन ऐसे चेंज हो रहा है। तो बताना क्या क्या है, बताना है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस किस टाइम पे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, ये कितना है। फिर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्ट टाइम पे कितना था। फिर हम लोगों को बताना है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है इन टाइम इंटरवल
टाइम 0 से 5 सेकंड के बीच में, ये बताना है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो बहुत सारी चीजें इससे पूछी जा सकती हैं। चौथा पार्ट हम लोग को बताना है कि अच्छा एवरेज वेलोसिटी का ये हो गया। फिर हम लोग को चौथा पार्ट बताना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो बताना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है। फिर एक्सेलरेशन बताना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये कितना है। ठीक है, इस टाइप से इतनी सारी चीजें पूछी गई हैं। तो अब देखो इसमें क्या करें। पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो हम लोग को पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो होगा dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो अब इसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना। तो डिफरेंशिएशन अगर आता है तो आपके लिए इजी है, नहीं तो डिफरेंशिएशन का एक सेशन जो है बनाऊंगा, उसको आप देख लेना। अभी फिलहाल मैं रिजल्ट लिख देता हूं। dt ऑफ x टू द पावर n, अगर ऐसा x टू द पावर n फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो और जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, सपोज अगर ऐसा हो dt ऑफ 5x टू द पावर n, तो पहले 5 को बाहर ले लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं x टू द पावर n को। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो चलिए, तो इसका बस इसी पे बेस्ड ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये दो रूल आप जानते रहो। तो ये dt ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो x जो है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6 ये है। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए बच्चों, तो डिफरेंशिएट किया तो पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट किया तो 3 बाहर आ गया। इस रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट जो होता है जिससे मल्टीप्लाई होता है फंक्शन में, कांस्टेंट बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन हुआ t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में। अच्छा यहां पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दिया बच्चों, जो फंक्शन होगा ना जिसका ddx ऑफ x टू द पावर x का फंक्शन है, तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना। मतलब जिसका फंक्शन है उसी के साथ x के साथ ये बदल रहा है। जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर n अगर है तो y x के साथ बदल रहा है, तो इस y का जो डिफरेंशिएशन होगा x के साथ बदल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहां पे x के रिस्पेक्ट में, अब जैसे ये t का फंक्शन है तो t के ये पूरा फंक्शन बदल रहा है t के साथ, तो किस रेट से बदल रहा है, x जो है किस रेट से बदल रहा है टाइम के साथ, तो x का फंक्शन ये है, तो ये फंक्शन किस रेट से टाइम के साथ बदल रहा है, तो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो 3 अच्छा देखो अब ये रिजल्ट को यूज किया, 3 बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो पावर है 2 ये आ गया, और t पे पावर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1। अब बीच में माइनस पड़ा हुआ है तो माइनस कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन केवल कर रहे हैं, तो dt ऑफ t, अब t कहने का मतलब t टू द पावर कितना है 1 है, तो हो गया 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1, है ना, प्लस अब dt ऑफ 6, अब केवल 6 है तब तो ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना आ जा रहा है बच्चों, ये आ जा रहा है 6t माइनस टी टू द पावर ये 1 माइनस 1 0 बनेगा, जो कि टी टू द पावर 0 मतलब 1 2। तो वेलोसिटी जो हो गया उसका एक्सप्रेशन आ गया, कितना आ गया 6t माइनस 2, ये आ गया। अब जिस भी टाइम पे वेलोसिटी पूछा है टाइम की वो वैल्यू डाल दो और वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे 2 सेकंड पे पूछा गया है तो t की वैल्यू 2 डाल दिया तो 6 इंटू 2 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 गया 10, तो 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी होगी। अब 0 सेकंड पे पूछा गया तो इस एक्सप्रेशन t की वैल्यू 0 डाल दो, तो 6 इंटू 0 माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे ये निगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा था, माइनस का मतलब निगेटिव x की तरफ इसकी वेलोसिटी थी, इसलिए माइनस का हो गया। ठीक है, तो बड़े आराम से, तो पहले क्या हुआ x कैसे बदल रहा है टाइम के साथ उसका फंक्शन दिया है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदलेगा पहले वो निकालेंगे, है ना। वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या होगा, तो डिफरेंशिएट कर दिया dt ऑफ x। डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बताया है, अदरवाइज आप डिफरेंशिएशन की एक अलग से क्लास है उसको देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट करके एक्सप्रेशन आ गया, तो इसका मतलब किसी टाइम पे ये वेलोसिटी ये होगी, तो टाइम का फंक्शन वेलोसिटी का जो होगा ये आ गया हमारा। अब जिस भी टाइम पे पूछा गया वो टाइम पुट करो, अब वेलोसिटी निकालते चले जाओ, ये हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी बतानी है,
तो दो पार्ट तो गया एवरेज वेलोसिटी। अब बेटा एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन किए थे? एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमसे पूछा गया 0 से 5 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या पोजीशन है माइनस t इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या पोजीशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम मतलब 5 माइनस 0। अब यहां से इस एक्सप्रेशन से 5 सेकेंड पे पोजीशन देख लो कितना है, तो t की वैल्यू 5 डाल दो, तो t 5 सेकेंड पे जो है x की क्या वैल्यू वो आ जाएगी, तो 5 सेकेंड पे कैलकुलेट करो तो कितना रहा 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, माइनस 5 रख दिया तो 10, तो 75 माइनस 10 65, 65 प्लस 6 तो 65 प्लस 6 71, तो 5 सेकेंड पे इसका पोजीशन कहां पे 71 पे, और 0 सेकेंड पे क्या पोजीशन है, x की वैल्यू 0 पे कहां थी, तो t पे डिपेंडेंट x, तो 0 रख के देख लेते हैं 0 पे क्या x की वैल्यू थी, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया 6, तो 0 पे ये 6 पोजीशन पे था, डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो गया 71 में से 6 गया 65 बाई 5, ठीक है, तो ये हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। तो पूरे मोशन के दौरान जो उसकी एवरेज वेलोसिटी रहेगी वो 13 मीटर पर सेकेंड होगी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना तो आसान हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो फाइनल पोजीशन 5 सेकेंड 0 से 5 सेकेंड के बीच में पूछा है, तो और पोजीशन कैसे बदला टाइम के साथ वो दिया हुआ है, तो 5 t की वैल्यू 5 सेकेंड डाल दो तो 5 सेकेंड का x आ गया। 0 सेकेंड पे क्या पोजीशन, t की वैल्यू 0 डाल दो तो 0 सेकेंड पे क्या पोजीशन है वो आ गया, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कितना 5, ये डाल दिया तो इससे कैलकुलेट हो गया। तो ये तो आसान था। अब आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 2 सेकेंड पे क्या है, मतलब पर्टिकुलर 2 सेकेंड पे, तो अब यहां पे भी क्या कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ए इंस्टेंटेनियस, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये बेसिकली जो पढ़े थे हम लोग तो ऐसे पढ़े थे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसी को लिखते हैं हम लोग डी डी टी ऑफ वी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारा आ चुका है कि किसी टाइम पे कितना है, तो उसको टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डी डी टी ऑफ 6t माइनस 2। अब इसको डिफरेंशिएट क्या, वही सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे, मैंने तो मिटा दिया। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं 6t को, तो 6t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 बाहर आ गया, तो डी डी टी ऑफ टी। अब डी डी टी ऑफ टी ये रिजल्ट था, डी डी टी ऑफ टी टू द पावर n जो होगा वो होगा n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1, तो डी डी टी ऑफ टी टू द पावर 1 तो 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 का डिफरेंशिएशन, तो 2 तो कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया 6 इंटू टी टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 इज 1, तो 6 माइनस 0 मतलब ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाले हो ना डिफरेंशिएट करके, तो बहुत आसान सा, यही हम लोग पढ़े थे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये होता है। अब अगर इसको डिफरेंशिएशन आता है तो उसके लिए बहुत सेकंड्स का काम है ये, तो डिफरेंशिएशन ये कर दिया तो ये आ गया 6। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में टाइम आया ही नहीं, है ना। अब टाइम नहीं आया इसका मतलब क्या होगा, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो 2 सेकेंड पे पूछा गया है तो ये भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड पे पूछा गया है तो ये भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे जब हम पोजीशन की एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन में टी आया ही नहीं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है टाइम डिपेंडेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है, किसी भी टाइम पे वही है, तो ये हो गया। तो इस इलस्ट्रेशन से हम लोगों ने थोड़ा सा ये भी समझ लिया कि पोजीशन दिया है तो उससे फिर कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो चलो बच्चों, तो इस सेशन में जो है हम लोग ने पूरा डिस्कशन किया बेसिक से कि क्या वेलोसिटी होती है, एवरेज इंस्टेंटेनियस, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज इंस्टेंटेनियस, और इसके बाद उसको ग्राफ से कैसे निकालते हैं, और फिर उस पे बेस्ड जो इलस्ट्रेशंस थे, जो वहां पे कंसेप्ट हमने बताए थे, उसी को थोड़ा सा जो है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के लिए मैंने वैसे कुछ इलस्ट्रेशंस लेके अभी डिस्कस कर दिए। तो ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो अगला जो सेशन होगा वो केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैं डाल दूंगा, जो इस कंसेप्ट पे ही क्वेश्चंस होंगे और उसका बस डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। तो यहां तक जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है अगले सेशन में कुछ नया और पढ़ते हैं।